क्या आपको पता है कि आप अपने कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो अच्छी तरीके से नहीं जानते? किसे कहते हैं? कैसे होती है? इसमें क्या-क्या सावधानी अपनानी पड़ती है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मेरा सभी लोगों का स्वागत है मेरे जानने क्लिनिक की गुरुजी, मैं हूँ डॉक्टर आनंद। तो आज का इस पूरा वीडियो होगा कॉन्स्टिपेशन को रिलेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन हम लोग किसे कहेंगे? कब्ज़ की समस्या जो आम लोगों में होती है, बहुत ही कॉमन होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि इसको हुई या बूढ़े लोगों में ही होती है, जवान लोगों में बहुत ही कॉमन समस्या है, ये डे टू डे फेस करने वाली चीज़ है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मान लीजिए जिसका नॉर्मल बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट है, जो एक दिन में मॉर्निंग को जाते, इवनिंग को जाते हैं या 24 घंटे में सिर्फ एक बार जाते हैं, या तो ऐसे ऐसे भी कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कि 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार भी जाते हैं। तो अगर वो 3 बार एक 24 घंटे में जाने वाला आदमी को अगर नेक्स्ट 2 डेज़ तक अगर एक भी बाउल क्लियरेंस नहीं हुआ तो क्या उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे? क्या वो स्टैंडर्ड टिपिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेस देन 1 फ्रीक्वेंसी बिस्टू, अगर एक हफ्ते में एक बार भी नहीं हुआ, इतना ही कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। अगर एक हफ्ते में एक बार भी स्टूल का फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ एसोसिएटेड विथ एब्डोमिनल पेन आपको हो रहा है, फ्लैटुलेंस की समस्या है, फ्लैटुलेंस भी अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही आ रही है, और उसके अलावा डिस्टेंशंस, मतलब आपको जो फ्लैंक रीजन है, मतलब एस्टोमक का फूल जाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार पेट बहुत फूला फूला सा लग रहा है, ठीक है, खाने का मन ना होना, तो ये क्राइटेरिया आता है कॉन्स्टिपेशंस के डेफिनेशंस को डिफाइन करने के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक हफ्ते में एक बार भी ना होना, एब्डोमिनल पेन होना, खाने का मन न लगना और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, ये टिपिकल डेफिनेशंस आते हैं, क्राइटेरिया आते हैं कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करने के लिए। और इसके साथ ही एक और टिपिकल वर्ड है जिसको बोला जाता है ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन जिसको बोला जाता है कि अगर फ्लैटुलेंस भी अगर आपका नियमित रूप से पास नहीं हुआ अलॉन्ग विथ स्टूल, तो उसको बोला जाता है ऑब्स्टिनेशन। ऑब्स्टिपेशन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मगर एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा, मगर ऑब्स्टिनेशन ही बोला जाता है शायद। तो ये हो गया, जैसे कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन को ऑब्स्टिनेशन बोला जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया या अरे ऑब्स्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर हम जनरली इसके कारण के बारे में बात करें तो एक तो होता है इनएक्टिविटी, आप खाए हैं उसके बाद आप सो रहे हैं, जैसा का अभी का पूरा सिनेरियो है। अभी लॉकडाउन में बाहर निकलना, इधर उधर करना, ये लगभग एक तरह से सपना ही जैसा लग रहा है। सब लोग घर पर ही बंद है, इवन जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी ही अपना रहे हैं। तो ऐसे में आपका बॉवेल में गड़बड़ होना और फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज़ होना वो एक कारण हो सकता है। उसके बाद आपके डाइट में आप जो भी खाते हैं उसमें आप फाइबर कितना लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, फाइबर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। फाइबर किस किस चीज़ में मिलती है? फ्रूट्स हो गए, और ये आपका जितना भी होल ग्रेन्स हो गया, अगर इनका क्वांटिटी अगर आप कम लेते हैं, और ये जितने भी नॉन वेज आइटम्स इसका ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फाइबर का इंटेक अगर आप कम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड हो रहा होता है, तो बाउल का भी एक रेट होता है जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कैसे किस रेट में मूव करेंगे, तो उसके लिए हेल्प करता है फाइबर का इंटेक होना। अगर आप फाइबर का, आपका डाइट में फाइबर की कमी है, तो वो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसमें कमी आती है, उस वो डिक्रीज़ होता है, इसलिए इसके कारण से वो आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होता है। और दूसरा काम होता है दोस्तों लेस इंटेक ऑफ फाइबर और लेस इंटेक ऑफ वाटर, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उसमें लूजनेस, कंसिस्टेंसी उनकी सॉफ्ट नहीं होती है। तो सॉफ्ट नहीं होगी, अगर कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाएगी, तो ऐसे में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो सकती है। ये तो हो गया जनरल कॉजेज, और ऐसे बहुत सारे कॉजेज है जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। वो टिपिकल आपका जैसे हम लोग एक गैंग्लियोनोसिस बोलते हैं, ठीक है, आप सिर्फ नाम सुन लीजिए, जैसे हिस्प्रंग डिजीज़ हो गया उसे बोलते हैं, या तो आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, उसमें वॉल्वुलस आता है, इंटरसेप्शंस आते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे आते हैं। उसके बाद बेजोर्स वगैरह सब आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का एडिशंस होता है। ये तो हो गया बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक जो कॉजेज़ होते हैं, इसके लिए आपको बिना डॉक्टर इन्वेस्टिगेट किए पता नहीं लगाया जा सकता। तो अगर आपको नॉर्मल, अगर आपका पहले बाउल हैबिट अगर आपका बहुत ही नॉर्मल था, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं थी, तो आप पानी का इंटेक बढ़ाइए, ठीक है। उसके साथ आप अपने डाइट में फाइबर्स का कंज्यूम जितना आप कर रहे हैं, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स का, उसका अमाउंट बढ़ाइए।
देखिए उससे कुछ आपको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। थोड़ा स्पाइसी फूड्स जितना भी होता है उसको थोड़ा डिक्रीज़ कीजिए। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बैक टू नॉर्मल आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर अगर आप प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशंस के मरीज़ हैं, नियमित रूप से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस टाइम एंड अगेन हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। उसमें आपका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से लेकर के चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइनल एक्सरे, इरेक्ट पोजीशन में सुपाइन पोजीशन हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह हो गया, लीवर फंक्शंस टेस्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद कोलोनोस्कोपी जो होती है, जो अंदर सब लोग एनल ओपनिंग से कोलोन को चेक करते हैं, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। माइंटेरिक प्लेक्सस वगैरह को चेक करते हैं। तो ये सब ज़रूरी हो जाता है। अगर आप प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशंस के मरीज़ हैं, उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें डॉक्टर की सलाह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर अब मैं इसमें फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस का बात करूँ, तो इसमें हम लोग जनरली तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को ही प्रेफर करते हैं, जैसे एक्टिविटी बढ़ाना, पानी को ज़्यादा कंज्यूम करना, फाइबर को डाइट बढ़ाना। और नहीं हुआ तो इसमें हम मैग्नीशियम कंटेनिंग साल्ट्स, एल्युमिनियम कंटेनिंग साल्ट्स को प्रेफर करते हैं। कैल्शियम कंटेनिंग साल्ट्स को हम लोग थोड़ा बोलते हैं, आप लोग कम कीजिए कैल्शियम को, वो भी एक कॉन्स्टिपेशंस के फैक्टर में एक इंक्रीमेंट देता है। उसके बाद नहीं होगा तो एक डॉक्यूसेट साल्ट्स हम लोग बोलते हैं, डॉक्यूसेट साल्ट्स भी दिया जाता है। कैथार्टिक्स के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है कॉन्स्टिपेशंस के रूप में। तो ये सब है जैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मगर वो भी फिर भी डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए। तो इस वीडियो के मार्फत से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि कॉन्स्टिपेशन किसे कहा जाता है, कैसे इसको टिपिकल एक मेडिकल सिनेरियो डेफिनेशंस में इसको डिफाइन करेंगे, इससे वजह क्या क्या होती हैं, कब होती हैं, क्यों होती हैं, और इसको कब एक डॉक्टर की सलाह लेने के लिए हम लोग को जानी चाहिए, और इसको जनरल जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको हम लोग कैसे अपना सकते हैं। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट काम ना करे तो उसको फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए कब डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। तो ये वीडियो के मार्फत से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी, और जानकारी के मार्फत से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, और मुझे आप अपने फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन और अंदर से और भी खुशी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।